हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पार्टीशन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम जानेंगे पार्टीशन सूट क्या होता है, पार्टीशन ऑफ सूट कौन फाइल कर सकता है और कब फाइल किया जाता है, पार्टीशन ऑफ सूट फाइल करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होती है, पार्टीशन ऑफ सूट फाइल करने के लिए अधिकतम अवधि क्या होती है, यानी टाइम लिमिटेशन उसका क्या होता है, क्या है पूरा प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बढ़ते हैं आज के इस वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम जानेंगे पार्टीशन किसे कहते हैं। व्हाट इज मीन बाय द टर्म पार्टीशन। पार्टीशन का सिंपल मीनिंग यही होता है कि किसी एक चीज का दो या उससे ज्यादा हिस्सों में बंटवारा करना, डिवाइड करना या फिर सेपरेट करना। सपोज कोई एक प्रॉपर्टी है, उसके कई सारे को ओनर्स हैं, तो उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को उन को ओनर्स के मुताबिक जब डिवाइड किया जाता है तो उसे पार्टीशन कहते हैं। अब हम जानेंगे व्हाट काइंड ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन। कितनी तरह की प्रॉपर्टी होती है जिसका पार्टीशन किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू दी पार्टीशन लॉज इन इंडिया, ओनली टू काइंड्स ऑफ प्रॉपर्टी कैन बी पार्टीशन बाय दी वॉल्यूंटरी एक्ट्स ऑफ दी ओनर्स। फर्स्ट है सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी एंड सेकेंड है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी यानी स्वयं अर्जित प्रॉपर्टी जो खुद से खरीदी होती है, और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यानी पैतृक संपत्ति जिसे पुश्तैनी संपत्ति या फिर खानदानी संपत्ति भी कहा जाता है। तो इन दो तरह की प्रॉपर्टीज में ही पार्टीशन किया जा सकता है। अब सवाल ये आता है कि किन तरीकों से हम ये पार्टीशन कर सकते हैं। सो देयर आर वेरियस वेज इन विच पार्टीशन ऑफ एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी कैन टेक प्लेस। इट कैन हैपन थ्रू ए पार्टीशन डीड और फैमिली सेटलमेंट, और बाय फाइलिंग ए सूट फॉर पार्टीशन, और बाय पार्टीशन थ्रू विल प्रोबेट। यानी ये पार्टीशन डीड से हो सकता है, फैमिली सेटलमेंट से यानी आपसी समझौते से तय किया जा सकता है, या फिर सूट फाइल करके किया जा सकता है, या फिर ये वसीयत के जरिए भी यानी जिसे विल प्रोबेट कहते हैं उसके थ्रू भी ये किया जा सकता है। अब हम जानेंगे पार्टीशन सूट क्या होता है। व्हाट इज ए पार्टीशन सूट। जब भी कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं फैमिलीज में, तो कोई एक बंदा जो को पार्टनर्स होता है वो क्या करता है, सूट फाइल कर देता है सिविल कोर्ट में, जिसे पार्टीशन सूट कहते हैं। ऐसे में इन पार्टीज के बीच म्यूचुअल कंसेंट नहीं होता है प्रॉपर्टीज के डिवीजन को लेकर या उसके सेल को लेकर, तो ऐसे में ये पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है। इस तरह के सूट तभी इनिशिएट होते हैं जब बाकी को पार्टनर्स या फिर बाकी के जो को ओनर्स हैं उनको एक एक लीगल नोटिस भेज दी जाती है। उस नोटिस को वो डिसएग्री कर देते हैं, कंसिडर नहीं करते हैं, जिसके बाद डिस्प्यूट कंटिन्यू रहता है, जिसके चलते ये पार्टीशन सूट फाइल किया जाता है सिविल कोर्ट में। अब हम जानेंगे किन कानून के तहत सूट फॉर पार्टीशन को रेगुलेट किया जाता है। लॉ दैट रेगुलेट पार्टीशन इन इंडिया। पहला है द पार्टीशन एक्ट 1893, दूसरा है द हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, और तीसरा है द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली एंड द हिंदू पार्टीशन एक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी 1892। अब हम जानेंगे हु कैन फाइल ए पार्टीशन सूट। पार्टीशन सूट कौन फाइल कर सकता है। वो पर्सन जो लीगल एयर है या फिर कोई जॉइंट प्रॉपर्टी का को ओनर है, इन पोजीशन ऑफ एनी लीगल डॉक्यूमेंट्स, जिसके पास विल हो, गिफ्ट डीड हो या फिर सेल डीड हो, कैन फाइल ए सूट फॉर पार्टीशन एंड क्लेम हिज इंडिविजुअल शेयर्स। और इस तरह के मामलों में ये एडवाइस दी जाती है कि अगर इस तरह का सूट फाइल कर रहे हो तो सर्टिफाइड कॉपीज को कलेक्ट करें, इंक्लूडिंग द मार्केट वैल्यू सर्टिफिकेट एंड डेथ सर्टिफिकेट्स फ्रॉम दी कंसर्न अथॉरिटीज। इन सभी डॉक्यूमेंट्स की आपको सर्टिफाइड कॉपीज कलेक्ट करनी होगी। अब हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस ऑफ फाइलिंग पार्टीशन सूट इन इंडिया। पार्टीशन सूट की स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अब हम जानेंगे। ए स्पेसिफिक प्रोसीजर नीड्स टू बी मेंटेन्ड while filing any kind of suit to avoid its dismissal on any ground। जब भी हम किसी भी तरह के सूट को फाइल करने जाते हैं तो वहाँ पे एक स्पेसिफिक प्रोसीजर होती है जिसे फॉलो करना अनिवार्य होता है, अदरवाइज वो डिसमिस किया जा सकता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व होते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले आता है फाइलिंग ऑफ सूट और प्लेंट। प्लेंट यानी वाद, जो एक कंप्लेंट के फॉर्म में होती है, जिसे प्लेंटिफ द्वारा दिया जाता है, जिसे वादी भी कहा जाता है, जिसमें उसको अपनी डिमांड जो है, जो भी उसका क्लेम है, जो विवादित मुद्दा है, इंक्लूडिंग कॉज ऑफ एक्शन, ये देना होता है। और जो लिमिटेशन ऑफ एक्ट 1963 के तहत जो टाइम लिमिटेशन दी गई होती है, उसके मुताबिक ये फाइल करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स आप फाइल कर रहे हो उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन का होना जरूरी होता है।
इस प्लेंट में आपको क्या क्या लिखना होता है, चलिए जानते हैं। तो पहला है नेम ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का नाम आपको लिखना है। सेकेंड, नेम, डिस्क्रिप्शन एंड एड्रेस ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टीज के नाम, पता, ऑक्यूपेशन, उम्र, ये सब इन डिटेल वहाँ पे मेंशन करना होता है। तीसरा है फैक्ट डिटरमाइन द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट, यानी कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र है उसके बारे में आपको मेंशन करना होता है। चौथा है फैक्ट दैट कंटिन्यू द कॉज ऑफ एक्शन, यानी जो पूरा विवाद है वो कब हुआ उसे लिखना बेहद जरूरी है, जिसे कॉज ऑफ एक्शन कहा जाता है। पांचवा है डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉपर्टी, यानी जो प्रॉपर्टी के बारे में जो डिटेल होता है वो लिखना होता है वहाँ पे, जैसे उसकी चतुसीमा क्या है, उसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण में कौन कौन सी चीजें हैं, ये इन डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको मेंशन करना होता है प्रॉपर्टी के बारे में। नंबर 6 है अमाउंट ऑफ द रिलीफ क्लेम्ड, यानी जो आपने रिलीफ अमाउंट मांगी है उससे लिखना वहाँ पे बेहद जरूरी होता है। 7th है स्टेटमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ मैटर ऑफ द सूट, यानी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है उसे लिखना वहाँ पे बेहद जरूरी होता है। पॉइंट 8 है ए डिक्लेरेशन स्टेटिंग द जेन्युइनिटी ऑफ द कंप्लेंट, एंड में आपको एक डिक्लेरेशन देना होता है, जो भी ये विवाद है ये सच है, इस तरह का एक एफिडेविट टाइप आपको वहाँ पे देना होता है। अब जो स्टेज आएगी वो है वकालतनामा या फिर वकील पत्र। पहला था हमारा प्लेंट, अब आएगा वकील पत्र। वकालतनामा इज अ रिटन डॉक्यूमेंट दैट एंटाइटल्स एन एडवोकेट टू एक्ट एंड represent matters before any court, tribunals or authority on behalf of his client, यानी वकालतनामा एक ऐसा रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है जो अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया होता है। तो अब हम जानेंगे कि वकालतनामा में कौन कौन से टर्म्स एंड कंडीशंस होने चाहिए। तो पहला है एडवोकेट शुड नॉट बी हेल्ड लायबल फॉर एनी डिसीजन मेड बाय द कोर्ट, यानी कोर्ट जो भी डिसीजन दे रहा है उसके लिए एडवोकेट लायबल नहीं होगा। सेकंड है द क्लाइंट मस्ट बियर ऑल द एक्सपेंसेस एंड कॉस्ट ड्यूरिंग द कोर्ट प्रोसीडिंग, यानी जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स के दौरान जो खर्चा लगता है, जो कॉस्ट लगता है, उसका सारा भुगतान क्लाइंट देगा। थर्ड, द एडवोकेट कैन रिटेन ऑल द डॉक्यूमेंट्स अंटिल कंप्लीट फीस आर पेड, और जो आपका वकील है वो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रख सकता है जब तक कि आप उसको उसकी फीस नहीं दे देते। तो ये थे वकील पत्र के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस। अब हम जानेंगे कोर्ट फीस के बारे में। जब भी हम कोई केस फाइल करने जाते हैं तो हमें वहाँ पे एक पर्टिकुलर कोर्ट फीस देनी होती है। नॉर्मली ये 200 रुपीज तक की होती है इन केस ऑफ जॉइंट प्रॉपर्टीज। जब आप ये फीस पे करते हो तो इसके बाद आपको एक फर्स्ट हियरिंग की डेट मिल जाती है और ये डिसाइड किया जाता है कि ये प्रोसीडिंग कंटिन्यू करना है या नहीं। इसके बाद जो स्टेप आती है वो हियरिंग की, यानी फर्स्ट हियरिंग की। फर्स्ट हियरिंग में कोर्ट अगर ये बिलीव करती है कि कुछ मेरिट्स हैं केस में, तो कोर्ट इशू ए नोटिस टू दी अपोजिट पार्टी टू सबमिट देयर आर्ग्यूमेंट्स टू फिक्स अनदर डेट ऑफ हियरिंग। इसके बाद आपको 7 दिन के अंदर सभी पार्टीज के लिए 2-2 कॉपीज लगानी होती है प्लेंट के साथ, और कोर्ट प्रोसीजर की फीस भी भरनी होती है। अब इसके बाद जो स्टेप आता है वो है रिटर्न स्टेटमेंट का। डिफेंडेंट को अपना रिटर्न स्टेटमेंट देना होता है। रिटर्न स्टेटमेंट डिस्प्रूविंग द एलिगेशंस मेड इन द प्लेंट, सच एलिगेशंस वुड बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। अगर प्रतिवादी इन एलिगेशंस को डिस्प्रूव करता है, यानी वो प्रूव नहीं करता है, तो प्लेंटिफ के एलिगेशंस को एक्सेप्ट किया जाएगा। अब डिफेंडेंट को यहाँ एक डिक्लेरेशन देनी होती है कि जो भी रिटर्न स्टेटमेंट में उसने लिखा है वो ट्रू है, सच है और उसके नॉलेज में है। द टाइम पीरियड फॉर फाइलिंग रिटर्न स्टेटमेंट इज 30 days और कैन बी एक्सटेंडेड टू 90 days इफ द कोर्ट एग्रीज। इसके बाद जो बारी आती है, जो स्टेप आती है, वो रिप्लिकेशन बाय द प्लेंटिफ, यानी अब जो डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था उसका रिप्लाई प्लेंटिफ को देना होता है, डिनाइंग ऑल द एलिगेशंस मेड बाय हिम। वंस द रिप्लिकेशन हैज बीन फाइल्ड, द प्लीडिंग आर कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटेड। अब जो स्टेप आता है वो है फाइलिंग ऑफ अनदर डॉक्यूमेंट्स। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्लीडिंग, दोनों पार्टीज को ये मौका दिया जाता है कि वो अपने क्लेम को सपोर्ट करने के लिए जो भी उनके पास रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट कर सकते हैं। और जो भी आप डॉक्यूमेंट्स लगा रहे हो उसकी एक एक कॉपी आपको अपोजिट पार्टी को देनी होती है। इसके बाद होता है फ्रेमिंग ऑफ इश्यूज। इश्यूज फ्रेम किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा जो दोनों पार्टीज के आर्गुमेंट हुए थे उनके बेसिस पे। फिर इसके बाद जो स्टेप आता है वो है लिस्ट ऑफ विटनेसेस। फिर विटनेसेस लगाई जाती हैं और विटनेसेस को एग्जामिन किया जाता है। उसके बाद फाइनल हियरिंग की डेट हो जाती है, फाइनल हियरिंग की डेट को फिक्स किया जाता है। फिर उसके बाद आता है फाइनल हियरिंग का टाइम।
जिसके बाद फाइनल ऑर्डर पास किया जाता है, जिसके बाद पारी आती है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द ऑर्डर। जो ऑर्डर कोर्ट ने पास किया है उसकी सर्टिफाइड कॉपी आपको प्रोवाइड की जाती है कोर्ट की ओर से, जिसपे कोर्ट का सील और स्टैंप होता है। अगर आपको इस ऑर्डर के खिलाफ अपील करनी होती है तो आप इसे यूज कर सकते हैं। अब हम एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग पार्टीशन ऑफ सूट। यानी जब हम कोई सिविल केस फाइल करने जाते हैं या फिर पार्टीशन सूट फाइल करने जाते हैं, उसके लिए कुछ लिमिटेशन डिसाइड किए गए हैं लॉज में। तो क्या है, चलिए जानते हैं। आर्टिकल 65 ऑफ द लिमिटेशन एक्ट 1963 प्रिस्क्राइब अ टाइम लिमिटेशन पीरियड ऑफ 12 ईयर्स within which a person may file a suit for partition। इस तरह से पार्टीशन सूट फाइल किए जाते हैं जिसमें 12 साल का टाइम लिमिटेशन बताया गया है लिमिटेशन एक्ट 1963 में। तो ये था स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, वीडियो नॉलेजेबल लगी होगी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है, नॉलेजेबल लगी है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूले। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूले। हम मिलते हैं ऐसे नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।